जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज की एडिटोरियल की चर्चा में बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज है 14 नवंबर और आज चिल्ड्रंस डे भी है, तो आप सबको हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो दोस्तों आज हम 3 एडिटोरियल्स को डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल हम हिंदू में से करेंगे डिस्कस, ये विवेक काटजू जी ने लिखा है, फॉर्मर डिप्लोमैट रह चुके हैं। अभी फ्राइडे को हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि इंडिया को एज अ मीडिएटर क्यों एक रोल प्ले करना चाहिए इन दी ऑनगोइंग यूक्रेन क्राइसिस। यहां पे क्योंकि एडिटोरियल में एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों के व्यूज को समझते हैं, लोगों के व्यूज को एनालाइज करते हैं। यहां पे विवेक काटजू जी वो कहते हैं कि इंडिया को क्यों इस टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना चाहिए, कि इंडिया को यूक्रेन के मसले में, यूक्रेन के क्राइसिस में मीडिएट क्यों नहीं करना चाहिए। ये बात को हम समझेंगे। देन एक आर्टिकल, आज मंडे है और मंडे को बाई वीकली अशोक गुलाटी का आर्टिकल आता है इंडियन एक्सप्रेस में, नोटेड एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं। तो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 की हम बात करेंगे, जीन रेवोल्यूशन की बात करेंगे, क्यों ऑपोजिशन है जीएम मस्टर्ड की अगर हम बात करें, इसको हमने पहले भी डिस्कस करा है, लेकिन ऑपोजिशन क्या जायज बात है ऑपोजिशन होना टू दिस टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान की, तो अगर साइंस मदद कर रहा है एग्रीकल्चर को ग्रो करने में, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, तो क्यों लोग इस बात को अपोज कर रहे हैं। एंड लास्ट में हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, हिंदुस्तान टाइम्स में आया है, इनलैंड वाटरवेज की यहां पे बात करेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो एज यू ऑल नो, एंड लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट आर्टिकल। नाउ अब अभी रिसेंटली अभी फ्राइडे को भी डिस्कस किया था, तो अभी एस जयशंकर जी रशिया गए थे, मॉस्को गए थे, वहां पे वो मिले वहां के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को, सर्गी लैवरोव को। और पीछे अमेरिका में एक डेली पब्लिकेशन में एक रिपोर्ट आई थी और वो रिपोर्ट काफी टाइम तक वायरल भी रही थी कि भाई इंडिया को एक बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, बिकॉज इंडिया एक स्विंग स्टेट है, इंडिया के बहुत अच्छे संबंध हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ, रशिया के साथ। तो इंडिया को यहां पे मदद करनी चाहिए कि कैसे वो इस क्राइसिस से बाहर निकल सकता है यूक्रेन। लेकिन इस बात को हम समझें, अब ये देखिए टेम्पटेशन तो है कि यहां पे देखिए हमको एक मौका मिलेगा विश्व गुरु बनने का, G20 की प्रेसिडेंसी भी हमारे पास है, हम तो वैसे भी अब G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास आने वाली है। अभी वैसे इस हफ्ते काफी ज्यादा हलचल रहने वाली है इंटरनेशनल रिलेशंस में, बिकॉज अभी जैसे मोदी जी आपको पता है बाली गए हैं हमारी G20 समिट के चलते, अगली प्रेसिडेंसी हमारे पास है। तो इस बार जो अगला जो G20 की प्रेसिडेंसी में जो हमने लोगो लिया है वो लोटस का लोगो है G20 का। नाउ आई मीन सिंबॉलिकली बहुत सारी चीजें हो रही हैं जहां पे ये चीज डेफिनेटली साबित होती है कि इंडिया का जो स्टेचर है, इंडिया का जो इमेज है ग्लोबल स्टेज पे काफी बढ़ रहा है, इंडिया का ऑरा काफी बढ़ रहा है। और ये सब चीजें, पीस को प्रमोट करना, डायलॉग को प्रमोट करना, ये हमारी सॉफ्ट पावर को भी इनहांस करता है, बुरी बात नहीं है। लेकिन यहां पे विवेक काटजू कहते हैं कि थोड़ा सा हम यहां पे सावधानी से चले। आइडिया बहुत सिडक्टिव कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आइडिया बहुत सिडक्टिव है, लेकिन यहां पे काफी सारे पिटफॉल्स भी हैं। ठीक है, अभी तक देखिए हमने बहुत कॉशियस अप्रोच यहां पे निभाई है। हमने बोला है कि भाई ये लड़ाई हो रही है, अच्छी बात तो नहीं है। पीछे समरकंद में गए थे मोदी जी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में, वहां पे मोदी जी ने कहा था कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। तो ये बार बार हम बात बोलते आ रहे हैं, हमारा एक इंडिपेंडेंट स्टैंड रहा है टुवर्ड्स रशिया, उस बात को लेकर भी हम बहुत अनअपोलोजेटिक है। वेस्टर्न मीडिया ने काफी हमको कहा कि हम रशिया को क्यों इतना सिंपैथाइज कर रहे हैं, बट हमारा अपना स्टैंड है। एंड एज फार एज यूक्रेन इज कंसर्न, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, हमारे टाइज यूक्रेन के साथ इतने स्ट्रांग नहीं है जितने स्ट्रांग हमारे रशिया के साथ टाइज है। तो बार बार बातें आई हैं, अब हम कंप्लीटली तो कंडेम नहीं कर रहे रशिया को, लेकिन हम रशिया को हम सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं यूएन के फोरम्स पे। तो डेफिनेटली यहां पे ये बातें जरूर पॉइंट आउट करती हैं कि अगर हम इतना ज्यादा डायलॉग को, कोऑपरेशन को प्रमोट कर रहे हैं, देन व्हाई आर नॉट वी प्लेइंग एन एक्टिव रोल ऑफ बीइंग अ मीडिएटर। नाउ फॉर एग्जांपल, हमने कुछ इंस्टेंसेस में हमने कुछ यहाँ पे मीडिएट किया था, हमने कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव मीडिएशन दिखाई थी। तो फॉर एग्जांपल हमने रशिया के प्रेसिडेंट को थोड़ा परस्यू किया था कि आप जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर अटैक मत करें, जब ये न्यूक्लियर वॉर का जो रिटोरिक था, जब ये फ्लोट हुआ था कि भाई इससे नुकसान होगा। जापोरिजिया जैसे आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यूक्रेन में है। या चाहे हम बात करें जब यूक्रेन के ब्लैक सी के पोर्ट्स में से फूड ग्रेन्स नहीं एक्सपोर्ट हो पा रहे थे, वीट कमोडिटी नहीं जा पा रही थी, तो हमने तब परस्क्यू किया था रशिया को, यूक्रेन को, कि एटलीस्ट जो अनाज है वो तो जाने दीजिए। खास करके जो डेवलपिंग देश है, लीस्ट डेवलपिंग देश है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट एशियन कंट्रीज है, जो डिपेंडेंट है यूक्रेन के फूड ग्रेन्स के ऊपर, उनको तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहां पे तो ठीक है, यहां पे तो हमारा मीडिएट करना ठीक है, लेकिन कहो कि हम इस लेवल तक मीडिएट करें कि लड़ाई ही रुक जाए और आज रशिया और यूक्रेन में सुलह हो जाए, ये थोड़ी ज्यादा एडवेंचरस बात होगी। क्यों? क्योंकि हम हिस्ट्री से कुछ सीखे। एक वो कहावत भी है ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ट्रेजेडी एंड देन एज फार्स।
अब डेफिनेटली अगर हम पास्ट की बात करें तो काफी कुछ सीखने को भी है, टेम्पटेशन जरूर है इंडियन एस्टैब्लिशमेंट को कि हम एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करें। यहां पे विवेक काटजू कहते हैं कि हम राजीव गांधी के जमाने की बात करें, जब सोवियट्स ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान को, तब उस वक्त हम मिड 80s की बात कर रहे हैं, तो 1981 से लेके 89 के बीच में रोनाल्ड रेगन थे अमेरिका के प्रेसिडेंट। और यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं अब इंडिया में भी बहुत तनाव थे। इंडिया में पहले 1980 अर्ली 80s की बात करें, पंजाब में बहुत तनाव था। 84 में ब्लू स्टार हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। और 80s के टाइम पे इंडिया में बहुत डिस्टर्बेंस थी, कश्मीर में भी सिचुएशन काफ़ी वोलेटाइल थी। देन राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं 84 के बाद। अब उस वक्त भी अब इंडिया को लुक फॉरवर्ड करा जा रहा था कि कैसे इंडिया एक एक्टिव रोल प्ले कर सकता है, कि कैसे सोवियट्स को परस्यू कर सकते हैं। उस टाइम पे, आज से 40 साल पुरानी बात हो रही है, कि वो अफगानिस्तान से रिट्रीट करें। वो हमारे भी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में था, हम भी चाहते थे, बिकॉज बात को समझो कि अगर तो सोवियत ज्यादा टाइम अफगानिस्तान में होते तो एक डर था हमको कि भी जो मुजाहिदीन की जो आर्मी है, जो कि पाकिस्तान की आईएसआई खड़ा कर रहा है, ऑफ कोर्स पाकिस्तान का आईएसआई अकेला नहीं कर रहा था, उसमें अमेरिका का सीआईए का भी सपोर्ट था। तो हमको इस बात का डर था कि वो जो वायलेंस है, वो जो एक्सट्रीमिज्म है, दैट विल स्पिल अक्रॉस दी बॉर्डर, कश्मीर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारे भी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में था कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी हो, अफगानिस्तान में एक न्यूट्रल गवर्नमेंट हो। अब ये बात हमारे इंटरेस्ट में थी, तो अमेरिका ने क्या बोला? अमेरिका ने बोला दैट लुक, हमारा भी सेम इंटरेस्ट है भाई, आप हमारी मदद करो। ये अमेरिका की ड्यूप्लिसिटी थी, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं विवेक काटजू ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका इंडिया को ना बैक कर रहा था, कहीं ना कहीं अमेरिका इंडिया को ना मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा था कि भाई हाँ, ये चीज़ तो हम भी चाहते हैं, ये चीज़ तो आप भी चाहते हो, आप करो, आप सोवियट्स को परस्यू करो कि वो वहां से रिट्रीट करें, हम आपकी मदद करेंगे। पाकिस्तान के जो क्लैंडस्टाइन न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम है उसको हम चेक करेंगे, उसको हम कंटेन करेंगे। लेकिन इतिहास गवाह इस बात को लेकर अमेरिका ने दोनों ही बातों पे इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, बल्कि उतना ही ज्यादा 80s में, जब अगर हम परस्यू करने की कोशिश कर रहे थे सोवियट्स को कि वो अफगानिस्तान से रिट्रीट करें, उतना ही ज्यादा अमेरिका चेक्स काट के दे रहा था पाकिस्तान की आईएसआई को और मुजाहिदीन को। और इसके चलते अमेरिका ने यह भी कोशिश नहीं करी थी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को चेक में रखा जाए, क्योंकि अमेरिका क्यों चाहेगा? अमेरिका तो ये चाहता ही नहीं था कि इंडिया एक एक्टिव रोल प्ले करे, एक एक्टिव डिप्लोमेट की तरह एक रोल प्ले करे फॉर एंडिंग द अफगानिस्तान क्राइसिस। व्हाई वुड अमेरिका वांट कि इंडिया को यहां पे वावा मिले? अमेरिका तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। तो ना तो अमेरिका तब इतना ज्यादा इंटरेस्टेड था, ना अमेरिका आज इतना इंटरेस्टेड होगा कि इंडिया को यहां पे वावा मिले। अमेरिका को इस बात की खुशी नहीं होगी कि अगर इंडिया को विश्व गुरु का टाइटल मिलता है। लेकिन हम बात को समझें, अमेरिका उस वक्त भी ये चाह रहा था और आज भी ये चाह रहा है कि देखो, इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है, इंडिया के जो टाइज है सोवियत के साथ, वो काफी कंसिडरेबल है। अमेरिका इस बात को, अमेरिका क्या और बाकी अगर हम वेस्टर्न मीडिया की बात करें, बाकी हम यूरोपियन यूनियन की भी अगर हम बात करें, वेस्टर्न यूरोप की बात करें, तो वो भी ये चाहते थे कि इंडिया जो अपना लेवरेज है, बिकॉज इंडिया का लेवरेज बहुत ज्यादा है, पहले भी था और आज भी है, एज फार एज टाइज विद व्लादिमीर पुतिन इज कंसर्न, उस लेवरेज को कैसे कैपिटलाइज करके इंडिया क्राइसिस को डाइवर्ट कर सकता है, चाहे वो सोवियत टाइम की बात करें अफगानिस्तान में, या चाहे वो आज की बात करें। बट अमेरिका वुडंट वांट कि इंडिया को यहां पे अच्छे नंबर मिले, अमेरिका वुडंट वांट कि यहां पे इंडिया की वाह हो। नाउ अब मिस्टर जयशंकर, अभी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली थी दैट देखो, ये लड़ाई जो हो रही है, ये इसमें किसी का भला नहीं हो रहा। खास करके ग्लोबल साउथ को लेकर यहाँ पे कुछ टेंशन उन्होंने प्रकट करी थी कि आज के जमाने में ना ग्लोबलाइजेशन के चलते हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है, ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है, ठीक है। ये कहना कि कहीं लड़ाई हो रही है उसका प्रभाव किसी डेवलपिंग देश को नहीं होगा, ये एक गलत फहमी है, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। और अभी कोविड से हम निकले हैं, तो अभी बहुत जरूरी है कि ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन दिखाएं, हम सॉलिडारिटी दिखाएं। और अभी जो बेरोजगारी की प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, डेवलप्ड देशों में रिसेशन आ चुका है, उससे हम लड़ें, तो लड़ाई बहुत काउंटर प्रोडक्टिव होगी। लेकिन अगेन विवेक काटजू एंड में यही कहते हैं कि हमारे लिए करेक्ट क्या होगा? Correct will be for India to keep on emphasizing on the way out is through dialogue and diplomacy। ज्यादा हम उसके बियॉन्ड एक्शंस ना लें, चाहे हमको वेस्टर्न मीडिया बहुत ज्यादा यहाँ पे सेड्यूस कर रहा हो, चाहे हमको बहुत ज्यादा टेम्पटेशन हो कि हम यहाँ पे मीडिएट करने की कोशिश करें, बट विवेक काटजू ये कह रहे हैं दैट वी शुडंट वॉक द एक्स्ट्रा माइल। नाउ अब पर्पस क्या है ये आर्टिकल को डिस्कस करने का? बिकॉज देखिए दोस्तों, हमने अभी 2 दिन पहले जो आर्टिकल डिस्कस किया था वो एक फेवर में बात कर रहा था कि इंडिया को मीडिएट क्यों करना चाहिए। यहां पे एक व्यूज आए हैं कि इंडिया को मीडिएट क्यों नहीं करना चाहिए, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आ गया राजीव गांधी के टाइम का, 80s की अगर हम बात करें। तो अब इससे क्या होता है ना कि हमारे थॉट्स में, हमारे आंसर्स में एक बैलेंस बनता है। तो बैलेंस बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, संतुलन बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हो, एग्रीकल्चर का हो, IR का हो, इकोनॉमी का हो, हमने एक बैलेंस्ड अप्रोच से आंसर करना है, ठीक है। ये बात मैं बार बार आपको कहता रहता हूं कि बैलेंस्ड अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सट्रीम अप्रोच से आप कोई भी आंसर करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं रहेगी। नाउ अब ये आर्टिकल जीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं। नाउ
अभी देखिए, अभी अगर हम बात करें धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 की, नाउ एज सून एज द गवर्नमेंट टुक द डिसीजन कि इसको हम रिलीज करेंगे, है ना, एक लिमिटेड स्केल में कमर्शियली, तो अब इसके चलते अब इन्वायरमेंट रिलीज की जब बात आई, जो अगर हम GEAC की बात करें, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की बात करें, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर एक बॉडी आती है, जब उन्होंने अलाउ करा तो एक्टिविस्ट जो है, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, NGOs, उन्होंने इस फैसले को, भारत सरकार के इस फैसले को अपोज किया और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था देखो अभी तक तो इस पे हम कोई फैसला नहीं ले पाएंगे, अभी इस मैटर को थोड़ा डिले कर दिया कि इसकी जो नेक्स्ट सुनवाई होगी वो नवंबर 17 को होगी। अभी जो भारत सरकार के जो ऑर्डर्स आए हैं, जो एक लिमिटेड स्केल में भी जो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 को रिलीज करा है, लेट दैट बी, वील स्टडी अपॉन द मैटर, इट्स टू अर्ली फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू कमेंट कि ये फैसला सही था कि गलत था। सवाल यह है कि अगर जेनेटिक मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी की हम बात कर ही रहे हैं, जब वो पूरी दुनिया में फॉलो करी जा रही है, 25-26 सालों से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को ग्रो करा जा रहा है, तो इंडिया में क्यों नहीं ग्रो करा जा सकता? प्रोडक्शन का चैलेंज हमारे यहाँ पे नहीं है, हमारे यहाँ पे चैलेंज प्रोडक्टिविटी का है, बार बार मैं बात कहता रहता हूं। अब यहाँ पे आंकड़े क्या बताते हैं, 2019 तक रफली 190 मिलियन हेक्टेयर्स वर अंडर GM क्रॉप्स। ठीक है, तो चाहे वो कॉर्न है, सोयाबीन है, अमेरिका में, ब्राजील में, अर्जेंटीना में, मेक्सिको में, तो वहां पे भी तो ग्रो कर रहे हैं ना जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो यहां पे क्या प्रॉब्लम है? अगर तो कोई बहुत डेविस्टेटिंग इंपैक्ट होता इंसानों के ऊपर या जानवरों के ऊपर तो हमको पता लग जाता, लेकिन अभी तक कोई ऐसा डेविस्टेटिंग हार्मफुल इंपैक्ट ना तो जानवरों के ऊपर हुआ है, ना तो इंसानों के ऊपर हुआ है, ना वातावरण के ऊपर हुआ है। चलो अमेरिका को छोड़ो, आप अर्जेंटीना को भी छोड़ो, बांग्लादेश को देख लो, बांग्लादेश भी बीटी ब्रिंजल की खेती कर रहा है और 70 से ज्यादा देश जो है उन्होंने एक्सेप्ट करा है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को। तो हम यहां पे क्यों अपोज कर रहे हैं, ये सवाल यहां पे अशोक गुलाटी उठा रहे हैं। बीटी कॉटन की बात करें तो बीटी कॉटन पहला ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप था, आपको पता हो, जो कि 2002 में भारत में रिलीज करा गया था। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे। तो स्लोगन है जो कि लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जय जवान जय किसान का। तो अटल जी ने बोला कि जय विज्ञान, यानी कि साइंस भी बहुत जरूरी है। हम साइंस के साथ, विज्ञान के साथ अपनी जो सोसाइटी की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको क्यों ना सॉल्व करें। और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है जो कि हम पिछले 40-50 सालों से देख रहे हैं। तो विज्ञान का इस्तेमाल करके हम अपने ऋषि क्षेत्रों को भी अच्छा करें, प्रोडक्टिव बनाएं। तो इसमें जब हमने तभी भी इंट्रोड्यूस करा था, तो अब क्या प्रॉब्लम है? अब चलो, अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से लोगों को डर है, एक्टिविस्ट के कंसर्न्स हैं, वो कंसर्न्स को भी हम समझें, नो वरीज। बैठ के यहाँ पे पूरा स्टेक होल्डर एनालिसिस हो, रैशनली यहाँ पे एनालिसिस करना जरूरी है। लेकिन अब जो चीज ऑलरेडी हम अब आज 2023 आने वाला, तो 21 सालों से हम बीटी कॉटन की खेती कर रहे हैं। तो 21 सालों में काफी अनुभव हो गया होगा हमारा बीटी कॉटन में। क्या क्या यहाँ पे की टेक अवेज रहे हैं फ्रॉम बीटी कॉटन। अगर हम कॉटन, जिसको हम नरमा भी कहते हैं, अगर हम कॉटन प्रोडक्शन की बात करें, दैट हैज इंक्रीज रिमार्केबली, महज 13 मिलियन बेल्स, यानी कि एक बेल 170 किलो का होता है। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि 13.6 मिलियन कितने किलो का होगा। 13.6 मिलियन बेल कितना किलो होगा? मैथ्स अगर आपकी अच्छी है तो आप कर लेना, मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। और अभी लगभग 40 मिलियन बेल्स की खेती, 2013-14 के आंकड़े बताते हैं 40 मिलियन बेल्स। आप 40 मिलियन इंटू 170 करेंगे तो इतनी खेती कॉटन की हो रही है। तो यहां पे आंकड़े बताते हैं, यानी कि लगभग 200% लगा लो, 200% जो खेती है बीटी कॉटन की वो इंक्रीज हुई है 2001-2 से लेके 2013-14 तक, यानी कि जो 12-13 साल का फर्क, ये जो 12-13 साल का जो टाइम डिफरेंस है यहाँ पे। कॉटन प्रोडक्टिविटी की बात करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रोडक्टिविटी कि कितनी यील्ड हमको मिल रही है पर हेक्टेयर। तो जो प्रोडक्टिविटी है दैट हैज इंक्रीज फ्रॉम लगभग 300 kg पर हेक्टेयर बैक इन 2002-2003 टू 566 kg पर हेक्टेयर। तो यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि क्लोज टू डबल, है ना, इफ नॉट एग्जैक्टली डबल बट क्लोज टू डबल, ठीक है। तो यहां पे आंकड़े बताते हैं दैट दिस इज एन इंक्रीज ऑफ 76%, while the area under cotton cultivation has expanded by more than 55%, और आउट ऑफ विच, यानी कि जितनी हम कॉटन की कल्टीवेशन की बात करें, तो अगर एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन हैज एक्सपैंडेड बाय लेट्स से 56%, इस पर्टिकुलर एरिया में से भी 95% जो कल्टीवेशन करी जा रही है इस पर्टिकुलर एरिया में, वो सिर्फ बीटी कॉटन की ही कल्टीवेशन करी जा रही है। यानी कि देखा जाए तो मोस्टली बीटी कॉटन की कल्टीवेशन हो रही है, नॉर्मल कॉटन क्रॉप को नहीं इतना ग्रो करा जा रहा।
अब अगर हम गुजरात की बात करें ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो फार्मर्स को भी फायदा होगा, 4 पैसे फार्मर्स भी कमाएंगे। तो यहाँ पे गुजरात की बात करी जा रही है, गुजरात मॉडल की बात करें तो गुजरात का जो एग्रेरियन मिरेकल था, जो गुजरात ने अगर अबव 8% एनुअल ग्रोथ रेट इन एग्री जीडीपी की बात करें, जो कि 2002 से लेकर 2014 के बीच में देखा था, बहुत बड़ा श्रेय उसमें बीटी कॉटन को जाता है। और दोस्तों यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज उसको नोट करना, भारत केवल सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ही नहीं बना कॉटन का, बट सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी बना है। तो आपको यह पता हो कि फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है कॉटन का? चाइना। और पहला लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन सा है कॉटन का? वो है अमेरिका। तो बहुत हमने सिग्निफिकेंट गेन्स करे हैं बीटी कॉटन से। अब कंसर्न्स क्या है सिविल सोसाइटी के? उनका ये कहना था, देखो कि भाई जो आप कहते हैं कि बीटी कॉटन जो है वो पेस्ट टॉलरेंट है, लेकिन नहीं, फिर भी जो पेस्ट हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो फिर भी कॉटन के क्रॉप, और वो बात कई हद तक ऐसा हुआ भी है। अगर मैं 2014 की बात करूं तो मुझे याद है 2014 में पंजाब में जो नरमे की फसल थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, बिकॉज उसके ऊपर एक पेस्ट अटैक हुआ था। लेकिन अब वो इंसिडेंट्स हैं, अब वो इंसिडेंट्स आइसोलेटेड हुए हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि हर साल ही नरमे की जो फसल है वो खराब जाती है, ठीक है। तो लेकिन इनका ये कहना है कि पेस्ट डैमेज होता है बीटी कॉटन को, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि भाई आप कहते हो कि ये पेस्ट टॉलरेंट है बीटी कॉटन, लेकिन पेस्ट रेजिस्टेंस बढ़ रही है, ठीक है। उसके बावजूद जो पेस्ट्स हैं, जो कीड़े हैं, वो फिर भी नरमे के क्रॉप को खराब कर रहे हैं। एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स है, हेल्थ इंपैक्ट्स है, ठीक है, टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, ठीक है। फार्मर्स का जो एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बिकॉज यहां पे मोनोपोली आ रही है सीड बिजनेस में, यानी कि कोई एक या दो प्लेयर्स ही हैं जो कि बीटी कॉटन को सप्लाई कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली चाहेंगे बिजनेस अग्रीमेंट्स को अपने फेवर में करने के लिए, तो फार्मर्स को नुकसान हो रहा है। तो ये कंसर्न सिविल सोसाइटी के हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, हेल्थ कंसर्न्स, फार्मर्स का जो एक्सपोजर है। लेकिन आंकड़े हमको कुछ और बताते हैं। गुजरात का एग्जाम्पल यहां पर अभी हमने डिस्कस करा है। क्या आप ये बात जानते हैं? ये बहुत अजीब लगेगी बात, बिकॉज जेनेटिकली मॉडिफाइड जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, ये तो हमारे फूड सिस्टम में, हमारे फूड चेन में कई सालों से हैं। देखिए हम तेल कितना ज़्यादा, जो एडिबल ऑयल है, कितना सारा हम बाहर से ही मंगाते हैं, कितने लाखों करोड़ों रुपए हम वेस्ट करते हैं, कितने सारे डॉलर्स हम वेस्ट करते हैं। इंडोनेशिया से हम पाम ऑयल मंगाते हैं। इनफैक्ट लगभग 60% जो हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स है एडिबल ऑयल की, वो हम थ्रू इंपोर्ट्स मीट करते हैं। तो लगभग 3 से 4 मिलियन टन ऑफ एडिबल ऑयल हम कहां से मंगा रहे हैं? अर्जेंटीना से, ब्राजील से, कनाडा से, अमेरिका से, इंडोनेशिया से, जो कि कहां से बना है? जीएम टेक्नोलॉजी से ऑयल बना है, चाहे वो सोयाबीन की बात करें, कनोला की बात करें, ठीक है। और उसके बावजूद कॉटन सीड की अगर हम बात करते हैं तो कॉटन सीड को दिया जाता है कैटल को भी फॉर फीडिंग, बिकॉज वो कॉटन सीड कंज्यूम करके कैटल क्या करता है? मिल्क प्रोड्यूस करता है, जिसका फैट कंटेंट काफी हाई होता है। तो मिल्क तो हम कंज्यूम कर ही रहे हैं। तो इनडायरेक्टली यहां पे अशोक गुलाटी कह रहे हैं कि अगर घबराने की बात होती भी, इतने सालों से तो ऑलरेडी हम कंज्यूम ही कर रहे हैं ना जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इन वन वे और दी अदर, सो व्हाई आर वी अपोजिंग जीएम मस्टर्ड? तो कंक्लूजन की यहां पे बात आती है। अगेन यहां पे एक बात बहुत सेंट्रली एक एम्फसाइज करी गई है कि साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आगे जाके भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने में। तो साइंस का जितना ज़्यादा हम उपयोग कर सकें, यूटिलाइज कर सकें, उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और अगर हम जीएम मस्टर्ड को अपोज कर रहे हैं, जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, जो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं, अगर इस बात को अपोज कर रहे हैं, तो वो डिनाई कर रहे हैं फार्मर्स के उस बेसिक राइट को कि वो भी अपनी इनकम्स को ज़्यादा बढ़ा सकें। फील्ड ट्रायल्स जो हैं जीएम मस्टर्ड के डिफरेंट लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री, वो ये बताते हैं कि जो यील्ड्स हैं दैट हैज बीन 25 to 28% हायर एज कंपेयर टू द नॉर्मल मस्टर्ड जिसको हम सरसों भी कहते हैं। और ये बहुत लंबा जा सकता है, दिस कैन गो अ लॉन्ग वे एज फार एज इंक्रीजिंग द इनकम्स ऑफ फार्मर्स इज कंसर्न। चलिए लास्ट आर्टिकल आज का, इनलैंड वाटरवेज की यहां पे बात करेंगे, विल रीशेप द ट्रांसपोर्टेशन। देखिए यहां पे सेंट्रल बात क्या है? देखिए जो अब यहाँ पे इनलैंड वाटरवेज की बात हो रही है, पहली बात तो ये समझें कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पे हम बहुत एम्फसाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पे रोड्स भी आते हैं, रेलवेज भी आते हैं, ब्रिजेस भी आते हैं, पोर्ट्स भी आते हैं। लेकिन अब साथ के साथ आबादी भी बढ़ रही है, वातावरण के ऊपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। हमने ऐसे तौर तरीके निकालने हैं कि अगर हमने चीज़ें, खास करके कार्गो की बात करें, गुड्स की बात करें, अगर इंटर कंट्री भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है विद इन द कंट्री, उसके लिए कैसे हम वाटरवेज का जरिया यूज कर सकते हैं, रादर देन यूजिंग रोड ट्रांसपोर्ट, रादर देन यूजिंग द रेल ट्रांसपोर्ट, कि हम कमोडिटीज को भेज रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। इनलैंड वाटरवेज की अगर हम ट्रेड करें, इंटर स्टेट ट्रेड की बात करें, वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे आती है, तो अगर आपको इनलैंड वाटरवेज के बारे में पूछा जाता है तो आपने ये जरूर मेंशन करना है बेनिफिट्स ऑफ इनलैंड वाटरवेज में, कि जहां पे चलो जो ट्रेड होगा वो तो कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, टाइम भी कम लगेगा, साथ के साथ पोल्यूशन बहुत कम होगा। इनलैंड वाटरवेज विल प्ले अ क्रूशियल रोल
as far as realizing the vision of India is concerned for achieving net zero by 2070. ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। ठीक है ना। अब अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें तो जो अगर इनलैंड वाटरवेज के जरिए जो ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। और अगर हम कॉस्ट की बात करें, विल प्रोवाइड मूवमेंट सोल्यूशंस एट 30% लोअर कॉस्ट दैन रेलवेज एंड 60% लोअर कॉस्ट दैन रोडवेज। कॉस्ट इफेक्टिव भी है और ज़्यादा इन्वायरमेंट के ऊपर भी डैमेज नहीं हो रहा। अब इसको बहुत लंबे अरसे से, इनलैंड वाटरवेज को बहुत लंबे टाइम से इग्नोर करा जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे आर्टिकल में, बिकॉज ये आर्टिकल जिसने लिखा है वो मिनिस्टर ऑफ शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवेज हैं, अब वो ये कहते हैं कि इस ट्रेंड को रिवर्स कर दिया गया है 2014 के बाद, जब से सरकार बदली है, और सरकार ने इस बात को मिशन बना लिया है कि कैसे इनलैंड वाटरवेज को फिर से रिवाइव किया जा सकता है। ठीक है, बिकॉज अगर हम बाकी कंट्रीज की भी बात करें ना, डेवलप्ड देशों की भी बात करें, तो अब जैसे आपको याद होगा पिछले साल वो स्कीम आई थी प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, जहां पे लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात करी गई थी कि लॉजिस्टिक बहुत वेस्टेज होती है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है इंडिया में एज अ प्रोपोर्शन टू द जीडीपी एज कंपेयर टू द डेवलप्ड इकोनॉमीज। और इवन अगर हम जापान की बात करें, साउथ कोरिया या चाइना की भी बात करें, जो डेवलप्ड देश है ना, वो इनलैंड वाटरवेज को बहुत प्रमोट करते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स एज फार एज इट इज कंसर्न। नाउ अब इंप्रूवमेंट हो रही है, तो फिस्कल ईयर 2021-22 में जो कार्गो मूवमेंट था, दैट हैज रीच्ड एट एन ऑल टाइम हाई ऑफ राउंड अबाउट 109 मिलियन टन्स विज़िबी जस्ट 83.6 मिलियन टन्स ड्यूरिंग द प्रीवियस फिस्कल ईयर। तो यानी कि अगर हम 2020 से लेके अगर हम 2019-20 से लेके 2021-22 की हम ट्रांजिशन की बात करें, कुछ 1-2 सालों की, तो 30% ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है एज फार एज द ट्रांसशिपमेंट, एज फार एज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्गो इज कंसर्न थ्रू इनलैंड वाटरवेज, विच इज वेरी गुड। नाउ दिस विल डेफिनेटली, दिस हैज द बेनिफिट टू ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमी, बिकॉज एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, कॉस्ट इफेक्टिव है, काफ़ी इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। बहुत ज़रूरी है अगर हम आने वाले समय में अपने 23 नेशनल वाटरवेज को एनहांस कर सकें। अब यहाँ पे कुछ लिस्ट बनी हुई है हमारे जो नेशनल वाटरवेज हैं, पर आपको एक बात बता दूं, नेशनल वाटरवे 1 से लेके यहाँ पे नेशनल वाटरवे 111 तक, 111 तक, ये तो ऑपरेशनल है। जो आगे के हैं, अगर मैं अगर यहाँ पे जो 14th नंबर पे नेशनल वाटरवे 10 है, यहाँ से लेके अगर मैं बात करूँ नेशनल वाटरवे 37 तक, ये अभी ऑपरेशनल नहीं है, ठीक है, अप्रेजल स्टेज में है। और अगर मैं बात करूँ नेशनल वाटरवे 28 से लेके नेशनल वाटरवे 100 तक, अब आपको सारे के सारे याद नहीं रहेंगे, बट आपको बस ये थोड़ा, ये जो बात मैं वीडियो में बता रहा हूँ, बस यही बात आप याद रखना, आप थोड़ा सा इसको ये नोट बना सकते हैं कि नेशनल वाटरवे 28 से लेके नेशनल वाटरवे 100 तक, ये जो है यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा कार्गो मूव करता है, ट्रेड होता है, लेकिन ये अभी भी स्टेट मैरिटाइम बोर्ड के कंट्रोल में आते हैं। अगर हम इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, उनके जुरिस्डिक्शन में ये जो वाटरवेज है, नेशनल वाटरवेज 28 से लेके नेशनल वाटरवे 100, वो नहीं आते हैं, ये आपको पता हो। क्या आप ये बात जानते हैं? अब अगेन कुछ फैक्चुअल बातें, ऐसी फैक्चुअल बातें जब हमको आर्टिकल में मिलती है ना, तो हमको बहुत मदद मिलती है, खास करके अगर हमने उस टॉपिक से पर्टिनेंट कोई आंसर लिखना है। अब अगर हम इनलैंड वाटरवे के बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, तो देखिए आप डायरेक्टली कोट कर सकते हैं वर्ल्ड बैंक की स्टडी को। वो ये बताती है, वर्ल्ड बैंक की स्टडी, दैट 1 लीटर ऑफ फ्यूल कैन मूव 105 टन पर किलोमीटर बाय इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, अगेंस्ट, अगर 1 लीटर ऑफ फ्यूल की बात करें तो अगेंस्ट 85 टन पर प्रति किलोमीटर बाय रेल एंड 20। तो आप देखिए कितना कम कार्गो मूव हो रहा है। तो अगर आपने 1 लीटर का आपने डीजल डाला है ट्रक में, या 1 लीटर के अगर हम डीजल की बात करें ट्रेन में, या अगर हम बात करें इनलैंड वाटर में, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। और कितना कम क्वांटिटी ऑफ कार्गो मूव कर रहा है अगर आप केवल बाय रोड कर रहे हैं, लेकिन कितना ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ कार्गो मूव करता है थ्रू इनलैंड वाटरवे एट अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस। सिमिलरली कार्बन फुटप्रिंट की बात करें तो कार्बन इमिशन पर टन प्रति किलोमीटर इज ओनली 32 to 36 ग्राम्स एज कंपेयर। अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जो कार्बन इमिशन है दैट इज एनीवेयर बिटवीन 51 to 91 ग्राम्स, राइट। और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे आपको पता ही है कि वातावरण में बहुत सालों तक के लिए रहता है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। तो दैट मीन्स कि हमको इस तरह के कॉस्ट इफेक्टिव और एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके ढूंढने पड़ेंगे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। नाउ द वे फॉरवर्ड, हमारी आबादी बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली हमको ऑल्टरनेटिव वेज ढूंढने पड़ेंगे। इनलैंड वाटरवेज एक बहुत अच्छा तरीका है, एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, जिसके चलते हम ट्रैवल टाइम को भी रिड्यूस कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं एक सीमलेस फ्लॉलेस जर्नी फॉर पीपल एज वेल एज गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की भी बात हो रही है, और लोगों को भी अगर ट्रैवल करना है तो इनलैंड वाटरवेज के जरिए वो ट्रैवल कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है और पोल्यूशन को काफी सिग्निफिकेंटली डाउन लेके आएगा। चलिए अगेन हम कमिटेड हैं, भारत सरकार कमिटेड है कि हम सॉल्यूशंस क्रिएट करें, ठीक है, फॉर मीटिंग द डिमांड्स ऑफ द फ्यूचर।
द डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज एक इस डायरेक्शन में एक बहुत अच्छा स्टेप है, ठीक है, जिसके चलते जो डेवलपमेंट है दैट विल गो इनटू द हार्टलैंड ऑफ द कंट्री, खास करके हम हिंदी हार्टलैंड की बात करें। एंड देयरफॉर डेफिनेटली एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबली एक तरीका है, इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, और जो हमारा मिशन है टुवर्ड्स बीइंग आत्मनिर्भर भारत, अगर हम सेल्फ रिलायंस की बात करें, उसके प्रति भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली हमको हेल्प करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जहाँ पे हमने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की बात पिछले साल हमने काफ़ी इसको डिस्कशन किया था, पिछले साल ये स्कीम लॉन्च करी थी, तो वहाँ पे जो लॉजिस्टिक कॉस्ट की जो बात करी गई थी कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट भारत को बहुत ज़्यादा देना पड़ता है एज फार एज द मूवमेंट ऑफ कार्गो इज कंसर्न, वो सिग्निफिकेंटली डाउन हो सकता है यहाँ पे। Now, the question of the day is agriculture of tomorrow is going to be science-based and the winners will be those who adopt it. कमेंट करना है आपने 250 वर्ड्स में। नाउ अब ये जरूरी नहीं है कि आपने इन कंटेक्स्ट ऑफ जीएम टेक्नोलॉजी में आंसर करना है। जीएम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कंटेंट है दैट कैन बी वन पार्ट ऑफ दिस आंसर, बट आप इन जनरल भी इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आप इसको जीएम टेक्नोलॉजी के पर्टिनेंटली आंसर करें, ठीक है। बात यहां पे हो रही है कि एग्रीकल्चर हैज टू एम्ब्रेस साइंस गोइंग अहेड इन द फ्यूचर। अगर हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, फार्मर्स इनकम बढ़ानी है, तो आपका क्या व्यू है इसको लेके, आपने उस कंटेक्स्ट में आंसर करना है 250 वर्ड्स में, और ये आंसर आप पोस्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। द नेम ऑफ द ग्रुप इज एडिटोरियल्स विद मींस आंसर राइटिंग। नाउ इफ यू वाचिंग द वीडियो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वहां पे आपको ये लिंक दिखाई देगा, इसको क्लिक करेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट करा जाएगा। और एल्स आप एक और काम कर सकते हैं, आप हमारे इस टेलीग्राम के नंबर पे 6280133177 इस नंबर पे भी एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं रिक्वेस्टिंग कि भाई आप इस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, और हमारी टीम के द्वारा आपको ऐड कर दिया जाएगा। नाउ कुछ बच्चे कह रहे थे कि कंपाइलेशन चाहिए मॉडल आंसर्स की फॉर द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर, सो डोंट वरी, वो कल शाम तक टेलीग्राम के ग्रुप में पिन कर दी जाएंगी। शाम को 6:30 7 o'clock तक आपको टेलीग्राम ग्रुप में कंपाइलेशन मिल जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा कंपाइल करने में, नेवरदलेस वी विल प्रोवाइड यू एंड वील ट्राई कि दैट बाय द एंड ऑफ एवरी मंथ आपको साथ के साथ जो कंपाइलेशन है वो मिल रही है अपने टेलीग्राम के ग्रुप में। And before I leave, I must tell you the best answer is of Pratham. Once again, Pratham, very well done. Now Pratham की habit बन चुकी है, best answers में उनका नाम आ रहा है, very well done Pratham. एंड प्रथम ने काफ़ी अच्छा आंसर लिखा है, एंड उन्होंने यहाँ पे टाइम भी मेंशन करा है कि उन्होंने 9 मिनट में ये आंसर लिखा है, सो वेरी वेल डन। 9 मिनट्स में आपने इस तरीके से आंसर प्रेजेंट करा, दैट इज क्वाइट कमेंडेबल। सो डू हैव अ लुक एट दी आंसर, काफ़ी एक डिफरेंट तरीका है इनका अपना, काफ़ी एक डिफरेंट स्टाइल है प्रथम का आंसर करने का। डू हैव अ लुक एट दी आंसर एज वेल, इसको भी टेलीग्राम के ग्रुप में पिन कर दिया जाएगा। And before I leave, I must share with you one piece of information, which is that हमारे इंडिविजुअल कोर्सेज की अगर मैं बात करूं, सो दोस्तों ऐसा है कि वैसे तो आप अपनी यूपीएससी की तैयारी घर पे भी बैठ के आराम से कर सकते हैं, आपको कोई स्पेसिफिकली कोचिंग की जरूरत नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे वीडियोस आप यूट्यूब पे देखते होंगे, चाहे वो करंट अफेयर्स के हों, चाहे वो स्टैटिक सब्जेक्ट्स के हों। बट यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, स्लीपी क्लासेस के टीचर्स आपको पसंद आते हैं, यदि आप स्लीपी क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे इंडिविजुअल कोर्सेज को भी बाय कर सकते हैं। अब हो सकता है कि आपको आपके सारे जो टॉपिक्स हैं, कोई एक आधा टॉपिक आपका वीक आपको हो सकता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीक लगती हो, आपको हो सकता है आपको एनवायरमेंट नहीं समझ आ रहा कि उसको कैसे करना है, मे बी बाकी सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग हो, तो वट एवर योर नीड माइट बी, आप इंडिविजुअल कोर्सेज भी बाय कर सकते हैं रादर देन बाइंग द होल कोर्स फॉर जीएस। तो आप यहाँ पे दोस्तों हमारे इस नंबर पे 1800890303 इस नंबर पे कॉल करके इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और आपकी पूरी असिस्टेंस की जाएगी। और यहाँ पे अभी 33% ऑफ भी चल रहा है, प्रीलिम्स 2023 कूपन कोड है, इसको आप अवेल कर सकते हैं, एंड दिस इज वैलिड टिल द 30th of November 2022। ऑलराइट, सो मैं आपसे इजाजत लेता हूँ और आपको मिलूंगा मैं कल और चर्चा के साथ और एनालिसिस के साथ। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।